स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज मैं अपना पहला वीडियो बना रहा हूँ रसिया यूक्रेन वॉर के ऊपर। तो चलिए, इस वॉर को तो वैसे काफ़ी टाइम हो गया। इसका इम्पैक्ट हम लोग देखते हैं आज भी हो रहा है, हमारे देश पे हो रहा है, पूरी दुनिया पे हो रहा है, क्योंकि आजकल तो ग्लोबल वर्ल्ड है। तो हर जगह इसका असर देखा जा रहा है। तो चलिए इस वॉर को समझते हैं कि ये वॉर स्टार्ट क्यों हुआ, इसके पीछे रीज़न क्या है, सब कुछ समझते हैं डिटेल में। बात करते हैं इसके बैकग्राउंड की। तो जैसा कि हम जानते हैं कि रशियन रेवोल्यूशन 1977 1917 के बाद कई कंट्रीज ने ना मिलके यूएसएसआर बनाया, जो कि उस समय हम सोवियत संघ कहते थे। उनका मकसद ये था कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को पूरे दुनिया में प्रचार करना। तो इस तरीके से कई देश सामने आए, एकजुट हुए। उनमें से एक यूएसएसआर भी था। यूएसएसआर मतलब कि उसमें यूक्रेन भी थे, और भी आज के कई कंट्री जो हैं उसमें थे। तो यूएसएसआर का 1991 में विघटन हो जाता है। विघटन होने के कई कारण थे। सबसे पहला जो कारण था, वो तो आप जैसा कि जानते हो कि 1945 में जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, तो अमेरिका ने जब जापान पर परमाणु बम गिरा दिए थे, उसके बाद अमेरिका एक सुपर पावर की तरह उभरा। और क्योंकि वही एक कंट्री था जिसके पास परमाणु बम थे, फिर कुछ सालों बाद फिर रसिया ने भी बना लिया, यानी यूएसएसआर ने। तो यूएसएसआर ने भी परमाणु बम बना लिया, तो इन दोनों के बीच में कंपटीशन स्टार्ट हो गया कि कौन अपने जैसे कि यूएसएस जो यूएस था, वो अपने जो डेमोक्रेटिक था, तो वो ना उसको ज़्यादातर कैपिटलिज्म को बढ़ावा दे रहा था, पूंजीवाद को। और जो उस समय का यूएसएसआर था, वो सोशलिस्ट था, कम्युनिस्ट था। तो कम्युनिज्म को बढ़ावा दे रहा था। इन दोनों के बीच में एक रेस लगा हुआ था, तो कि पूरी दुनिया पे कौन सा आइडियोलॉजी ज़्यादा, हर कोई अपनी आइडियोलॉजी को ज़्यादा ऊपर रखना चाह रहा था। तो सब में ऐसे गुट बने। लेकिन जो यूएसएसआर का विघटन हुआ था, इसके कई रीज़न थे। जो सबसे पहला रीज़न था, वो इकोनॉमी कमज़ोर हो गई थी, आर्थिक संकट। तो रस यूएसएसआर ने यूएस के साथ कॉम्पिटिशन में काफ़ी पैसे खर्च कर दिए थे। स्पेस रेस स्टार्ट कर दिया था, अफ़गान वॉर स्टार्ट कर दिया था। और अफ़गान वॉर ऐसा हुआ ना कि यही एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। प्लस में वहाँ के जो नेताओं के थे कुछ आर्थिक नीतियाँ जो लास्ट में 1991 के आसपास आए, उससे भी यूएसएसआर का विघटन हुआ। दूसरा भ्रष्टाचार था, जो कि वहाँ के नेताओं थे, वो सब भ्रष्टाचार काफ़ी करने लगे थे। और ये वहाँ की जनता को पता चलने लग गया था रसिया यूएसएसआर के। और जो रिफॉर्म्स थे गोर्बाचेव के, वो भी काफ़ी इम्पैक्ट डाले थे। और यूएसएसआर का विघटन का सबसे मेन कारण अगर मेरे नज़र में देखा, तो एक तो अफ़गान वॉर हो गया, और एक वहाँ की ना कमज़ोर लीडरशिप हो गया। और अफ़गान वॉर इसलिए भी ना कि क्योंकि अगर अफ़गान वॉर में नहीं जाते, तो उनके पास उतने ये आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर नहीं होती। एक तरफ वो पहले ही काफ़ी कॉम्पिटिशन में पैसों की कमियों से जूझ रहे थे। उसके बाद उन्होंने अफ़गान वॉर स्टार्ट कर दिया। और दूसरा, धीरे-धीरे ना वहाँ के यूएसएसआर की जनताओं का जो मतलब जब वो सुनते थे कि यूएसएस उनसे आगे निकलता जा रहा है हर चीज़ में, तो उनका ना थोड़ा परसेप्शन चेंज हो गया। फिर उसके बाद वहाँ के यूएसएसआर के जो कंट्रीज़ थे, उन्होंने विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया। और 1991 में जाके 26 दिसंबर को कि वहाँ 26 दिसंबर 1991 को यूएसएसआर टूट गया, जिसमें 15 देश अलग हो गए। 15 देश के नाम ये नीचे लिखे हुए हैं: रसिया, यूक्रेन, बेलारूस, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। ऐसे ही 15 देश ये सारे थे। और उनमें से सबसे ज़्यादा जो आज हम विवाद सुन रहे हैं, यूक्रेन, ये भी उसी का ही पार्ट था। तो व्हाई डिड रसिया अटैक ऑन यूक्रेन? रसिया ने अटैक क्यों किया यूक्रेन के ऊपर? जो उसका सबसे पहला रसिया का जो रसिया जब यूएसएसआर का विघटन हुआ था, तो एक ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था, पर ऐसा मुँह से ऐसा दोनों तरफ से, यूएस की तरफ से, नाटो की तरफ से एक ये था अंडरस्टैंडिंग कि अब जो है रसिया नाटो का इन 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 एक्सपेंशन नहीं होगा। लेकिन ऐसा धीरे-धीरे वो बढ़ते ही गए, आस-पास के कंट्रीज़ को अपने में जोड़ते गए। तो रसिया इस पे बार-बार विरोध जताया कि आप हमारे कंट्रीज़ को, जो हमारी सॉफ्ट वैली है,
तुम उनको क्यों कह मतलब अब तो यूएसएसआर रहा नहीं, तो अब तुम्हारा बढ़ने का क्या रीज़न है? नाटो को वैसे होना ही नहीं चाहिए, लेकिन नाटो अभी भी है। क्यों है? क्योंकि चाइना को भी काउंटर करना है, रसिया को भी अभी भी रसिया से उनको काउंटर करना है। तो इस वजह से तो सबसे पहला रीज़न जो रसिया ने यूक्रेन पे अटैक किया, वो सबसे पहला रीज़न था कि नाटो का एक्सपेंशन वो धीरे-धीरे जो रसिया का बफर ज़ोन था, बफर ज़ोन मतलब कि जो नाटो और रसिया के बीच में जो कंट्रीज़ थी, वो एक तरीके से बफर ज़ोन का काम करती थी कि ये आगे नहीं आ सकते, मैं आगे नहीं आ सकता एक्सपेंशन में। लेकिन नाटो धीरे-धीरे एक्सपैंड होता गया और रसिया बार-बार जब भी एक्सपैंड हुआ है रसिया ने विरोध जताया है इसका, लेकिन इसका कोई सुनवाई नहीं हुआ, सबसे पहला रीज़न तो ये था। दूसरा जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। हाँ, जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रसिया के जो ब्लैक सी के करीब का एरिया है, अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाए तो रसिया के लिए एक तरीके से उसके गेट पे आके ही नाटो खड़े हो जाएगा और रसिया के लिए फिर एक बैक फुट पे आ जाएगा रसिया, क्योंकि रसिया का जो ज़्यादातर एरिया है, जो हमारा ईस्ट साइड का है, वो ज़्यादातर बर्फ से ढका हुआ है। तो इसलिए रसिया को जब तक कि हम उनका बेस्ट इतना डेवलप नहीं होता, तो इसलिए और दूसरा ये भी देखो कि वहाँ की ज़्यादातर पॉपुलेशन किस तरफ रहती है, मॉस्को की तरफ। मॉस्को किधर पड़ता है? ईस्ट की तरफ, सॉरी वेस्ट की तरफ। तो इस वजह से भी रसिया के लिए ये जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का सवाल था। अगर नाटो उसके गेट पे आके खड़ी जो हो जाए, तो उसके लिए हमेशा एक बैकफुट पे रहेगा फाइट में। और दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न था स्ट्रेटेजिक पोर्ट। मैंने बताया नहीं, जो रसिया ने 2014 में जब इस पे यूक्रेन के क्रीमिया शहर पे अटैक किया था, तो वो इसीलिए किया था, पोर्ट का ही मैटर था एक तरीके से। और दूसरा ये भी था कि यूक्रेन बार-बार नाटो में जाना चाह रहा था, वहाँ की गवर्नमेंट चेंज हो गई थी, पहले जो प्रो रसिया थी वो अब प्रो वेस्टर्न कंट्रीज़ हो गई, प्रो नाटो हो गई, तो इसलिए भी था। और दूसरा रसिया हर बार जब अटैक किया था, पिछली बार भी अटैक किया था 2014 में, तब भी और अब भी रसिया कह रहा था कि जो प्रो रसियन मतलब कि रसियन बोलने वाले लोग हैं, ये हमारे ही भाई हैं, तो हम इनको आज़ाद करवाएँगे, ये यूक्रेन में नहीं रहना चाहते, तो ये भी रीज़न वो देते रहते हैं अक्सर। इकोनॉमिक इंटरेस्ट है रसिया, वो तो इकोनॉमिक से वो तो अलग चीज़ है, लेकिन मेन रीज़न यही है। और दूसरा एक बफर ज़ोन के लिए वो चाहता है कि जो यूक्रेन रहे, वो ना रसिया की तरफ रहे, यूक्रेन नाटो की तरफ ना रहे। लेकिन यूक्रेन ये भी नहीं कर रहा कि 2 बीच में बैलेंस रहे, वो एक तरफ हो जा रहा है, खासकर नाटो की तरफ। और इन्हीं सब कारणों से रसिया ने अटैक किया। व्हाई नाटो एंड यूरोप सपोर्ट यूक्रेन? ये बहुत अच्छा सवाल है कि चलो ठीक है, रसिया और यूक्रेन में वॉर हो रहा है, लेकिन नाटो का इसमें फ़ायदा क्या है? नाटो क्यों सपोर्ट कर रहा है? तो सबसे पहला कारण प्रोटेक्टिंग सोवरेनिटी एंड इंटरनेशनल लॉ। हाँ, ये एक कारण है कि थोड़ा रसिया रसिया का ना कई बार हो चुका है देखा जाए तो। अगर देखा जाए 2008 में जॉर्जिया ने अटैक किया, तो उस समय भी ये सवाल नाटो और ईयू के सामने था कि हम क्या करें? मतलब उनके एक तरीके से रसिया ने अटैक कर दिया ईयू कंट्री पे, तो उनको ये भी तो डर था कि आज इन पे अटैक हो रहा है, कल मेरे पे भी रसिया आ सकता है। तो रसिया लेकिन उस समय नाटो ने ईयू ने इतना विरोध नहीं किया, क्योंकि उनका ज़्यादातर जो गैस सप्लाई था, जितना भी पेट्रोलियम का सामान था, वो रसिया पे ही डिपेंड था। तो रसिया ने छोटे-मोटे मतलब नाराज़गी जताई, पर इतना कुछ हंगामा नहीं किया। और फिर जॉर्जिया पे अटैक किया। उसके बाद रसिया ने सीरिया में 2015 के आसपास सीरिया में अटैक किया। फिर यूक्रेन ने थोड़ा बहुत नाराज़गी यूक्रेन सॉरी मतलब ईयू ने और नाटो ने थोड़ी बहुत नाराज़गी दिखाई। फिर उसके बाद ये क्रीमिया पे अटैक 2014 वाला, फिर वही सेम चीज़ें रिपीट हो रही थी। तो एक तरीके से इन कंट्रीज़ को लगने लग गया था नाटो को कि हमें एक बार स्ट्रॉन्ग खड़ा होके जवाब देना चाहिए। क्योंकि ऐसे तो रसिया बार-बार अटैक करता रहेगा और हम बार-बार ये सोचेंगे कि गैस की हमारा इनसे प्रॉफ़िट है, हमें गैस की ज़रूरत है, हमें पेट्रोलियम की ज़रूरत है। तो ऐसा हर बार नहीं हो सकता। एक बार एकदम कड़ा स्टैंड लेना ही पड़ेगा रसिया के खिलाफ, तभी कुछ हल निकलेगा। तो इस वजह से भी यूक्रेन मतलब नाटो ने और यूरोप ने यूक्रेन का सपोर्ट दिया, ताकि ऐसा हर बार नहीं हो सकता कि तुम किसी भी कंट्री पे आओ, अटैक करो और हम कुछ ना बोले, क्योंकि हमें तुम्हारी ज़रूरत है। तो इसलिए इस बार विरोध करना इनका जायज़ था।
और दूसरा यूरोपियन सिक्योरिटी एंड जियोपॉलिटिक इंटरेस्ट। हाँ बिल्कुल, सिक्योरिटी की बात ही है, आप कभी भी किसी भी पड़ोसी पे अटैक कर दे रहे हो, तो सिक्योरिटी तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी कंसर्न तो हो ही रहा है। और दूसरा जियोपॉलिटिक इंटरेस्ट भी दिखाना है। और फ्यूचर में एग्रेशन, हाँ बिल्कुल, प्रिवेंटिंग फ्यूचर एग्रेशन, बिल्कुल, फ्यूचर में कहीं ऐसा एग्रेशन दोबारा ना रिपीट हो। ऐसा ना हो कि फिर जैसे कि अभी यूक्रेन में एक बार के लिए रसिया को थोड़ा सबक मिला है कि कोई छोटी कंट्री हो, लेकिन वो देख लो इकोनॉमी, रसिया जैसी बड़ी कंट्री को 5 साल, 3-4 कितना साल होने वाला है, 3-4 साल से ऊपर उसने फंसा के रखा हुआ है। इतनी बड़ी कंट्री को इतने सैंक्शन लग गए, इतना वॉर में पैसे चले गए, इतने लोग मारे गए, और इतने मतलब अभी तक भी ऐसा माना जा रहा है कि रसिया ने सिर्फ 20% ही हिस्सा यूक्रेन का कब्जा किया है। तो इतनी बड़ी कंट्री को अगर यूक्रेन ने रोक के रखा है, बिल्कुल इसमें नाटो का हेल्प है, यूरोपियन यूनियन का हेल्प है, लेकिन ये बात तो है ना कि रसिया रुका हुआ है, उसको पता है कि उसका लॉस भी हुए जा रहा है, पर रसिया बैक मतलब वापस ये युद्ध नहीं वो ले सकता, क्योंकि दोनों कंट्रीज नहीं ले सकते, क्योंकि इतने लोग जान गंवाए, इतने, और दोनों लोगों की इज्जत पे बात आ गई है ना। यूक्रेन का तो इसको तो अपने अस्तित्व पे खतरा है, और लेकिन रसिया की पूरी मतलब जो सुपर पावर का डोमिनेंस लेके चलता था, वो एकदम से उसके अस्तित्व पे आ गया कि अगर यहाँ से हार गया तो रसिया मतलब कंट्रीज को जो सुपर पावर कहता था वो कहलाने लायक रहेगा नहीं, कि एक छोटी कंट्री ने उसे रोक दिया। तो इस वजह से भी कि फ्यूचर में अग्रेशन ना हो, इसलिए नाटो ने फुल सपोर्ट दिया यूक्रेन को। फुल सपोर्ट इतना फुल भी नहीं दिया कि रसिया को अटैक कर दे, क्योंकि उन्हें डर था कि रसिया कहीं गुस्से में आके या किसी भी चीज़ से अपना ज़्यादा मतलब अग्रेशन और ना हो जाए कि ह्यूमैनिटेरियन खतरा और बढ़ जाए। लेकिन हाँ, इतना सपोर्ट दिया कि वो भी अपना ज़मीन बचा सके, ये नहीं कि रसिया पे अटैक कर सके, अपनी ज़मीन की रक्षा कर सके यूक्रेन, इतना सपोर्ट ज़रूर दिया। फ्यूचर ऑफ रसिया यूक्रेन वॉर, हाँ ये फ्यूचर तो ज़रूर, जी बिल्कुल, रसिया यूक्रेन वॉर का फ्यूचर देखो कई चीज़ों पे निर्भर करता है। पहला है तो या तो यानी ये वॉर किसी और फॉर्म में बदल जाए, जैसे गुरिल्ला युद्ध। बिल्कुल, अगर ये वॉर ऐसे ही चलता रहा, देखो 3-4 साल को होने को आ रहे हैं और अभी तक कोई निष्कर्ष इसका निकला नहीं है, सिर्फ वॉर चले ही जा रहा है, वॉर चले ही जा रहा है। अगर यही सिचुएशन रहा, ना रसिया आगे बढ़ पा रहा है, ना यूक्रेन आगे बढ़ रहा है, तो ये धीरे-धीरे ऐसे ही ना गोरिल्ला युद्ध में बदल जाएगा कि हर दिन छोटे-मोटे युद्ध होते जा रहे हैं। छोटे-मोटे लड़ाइयाँ मतलब कुछ एरियाज़ में हो रही हैं, कुछ इनके कैज़ुअल्टी हो रही है, कुछ उनके कैज़ुअल्टी हो रही है, और ऐसे ही चलता रहेगा। दूसरा तरीका नेगोशिएशन का, यानी दोनों साइड बैठ के आपस में बात करें, कुछ ही मतलब मुद्दे को, कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाएँ कि कैसे क्या। तो जैसा कि अभी बात भी चल रहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने कई बार मतलब रसिया से बात किया, फिर वो मुद्दा वहीं पे टल जाता है, कुछ निष्कर्ष निकल ही नहीं पाता। अलास्का में समिट हुई थी, उसमें भी कोई निष्कर्ष निकला हो नहीं। अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रम्प की एक और कोशिश हुई है कि हाँ, जो 28 से 29 पैरा का जो उसका बयान आया था कि इन पे यूक्रेन को राज़ी होना पड़ेगा, उसका भी अभी देखो क्या हो रहा है। यूक्रेन उसमें से कई पार्ट्स नहीं मान रहा, कुछ पे राज़ी है। रसिया की तरफ से भी बयान आ रहा है कि हाँ, हमारी भी उस पे नज़र है, देखते हैं। और तीसरा है कि या तो क्लियर विक्ट्री हो जाए, जो कि होना अभी के टाइम पे मुश्किल दिख रहा है, जिस हिसाब से यूक्रेन को सपोर्ट मिल रहा है। क्लियर विक्ट्री तो मुश्किल ही है। हाँ, नेगोशिएशन हो सकता है या फिर गोरिल्ला वॉर इनके ज़्यादा चांस है। हाँ, ये हो सकता है अगर लीडरशिप ही ख़त्म कर दे, मान लो कि अगर रसिया ने यूक्रेन के लीडर को ही मार दिया, तब भी लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो वहाँ के मिलिट्री तो फाइट करती ही रहेगी ना। गोरिल्ला वॉर के ज़्यादा चांस है। और जो एक और चांस है वो है कि इन दोनों का सॉल्यूशन हो जाए, मतलब कि नेगोशिएशन हो जाए। थैंक यू सो मच।